स्टूडेंट, लास्ट क्लास में हमने चार्ज की स्टडी करी थी और चार्ज दो टाइप के हमने पढ़े, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज में रिपल्शन फोर्स लगता है, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज में अट्रैक्शन फोर्स लगता है, ये भी हमने देख लिया था। उसके बाद हमने चार्ज के स्मॉलेस्ट यूनिट की बात कर ली थी। चार्ज की स्मॉलेस्ट यूनिट इलेक्ट्रॉन होती है, वो भी हमने बात कर ली। चार्ज इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, ये भी हमने पता कर दिया था। उसके बाद हमने कुछ चार्जेस की प्रॉपर्टीज देखी थी, ठीक है ना। चार्ज की 3-4 प्रॉपर्टी देखी थी, वो भी हमने डिस्कस कर ली थी। उसके बाद अपना अगला टॉपिक जो आता है वो है कूलम्ब्स लॉ। हमारा चैप्टर एक्चुअल में यहीं से स्टार्ट होता है, कूलम्ब्स लॉ से, ठीक है। तो कूलम्ब्स लॉ, कूलम्ब्स एक साइंटिस्ट था, उसने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बारे में बताया। उसने बताया कि दो स्टैटिक चार्ज, स्टैटिक मींस रुके हुए, दो स्टैटिक चार्ज जो है, सपोज Q1 एंड Q2, आपके पास क्या है, दो स्टैटिक चार्ज Q1 एंड Q2 है, इनको हम पॉइंट चार्ज बोलते हैं। पॉइंट चार्ज का मीनिंग कि जो चार्ज है वो एक पॉइंट की फॉर्म में, चार्ज की वैल्यू जो है वो एक पॉइंट की फॉर्म में हो। अपने पास दो स्टैटिक चार्ज है Q1 एंड Q2, दोनों जो है वो कुछ डिस्टेंस पे रखे हुए हैं। सपोज दोनों r डिस्टेंस पे रखे हुए हैं, दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, स्मॉल r। दोनों की चार्जेस का मैग्नीट्यूड क्या है, Q1 एंड Q2। तो जो कूलम था उसने बताया कि दोनों के बीच जो इलेक्ट्रोस्टैटिक, देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक मींस जब चार्ज आपके स्टैटिक है उस केस में जो फोर्स होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक जो फोर्स होगा एंड उसकी वैल्यू जो है या उसका जो मैग्नीट्यूड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है दोनों चार्जेस के मल्टीप्लिकेशन के, दोनों चार्जेस के प्रोडक्ट और मल्टीप्लिकेशन के इक्वल प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। तो एक लॉ तो उसने ये दिया था, कूलम ने फर्स्ट तो ये बोला कि दो चार्जेस, दो स्टैटिक चार्जेस के बीच जो फोर्स लगता है उस फोर्स का मैग्नीट्यूड दोनों चार्जेस के मल्टीप्लिकेशन के प्रोपोर्शनल होता है, फर्स्ट तो ये था। फिर सेकंड स्टेटमेंट उसने ये बोला कि जो फोर्स लगता है वो बीच की डिस्टेंस पे भी डिपेंड करता है। जो फोर्स की वैल्यू है वो दोनों चार्जेस के बीच की डिस्टेंस की कितने डिस्टेंस पे रखे हैं उस पर भी डिपेंड करता है। और उसके बाद उसने एक्सपेरिमेंट के बाद उसने जो लॉ दिया था वो बोला कि जो फोर्स का मैग्नीट्यूड है वो दोनों चार्जेस के बीच की डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, मींस F इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। सेकंड लॉ ये था। और फिर अगर हम दोनों इक्वेशन को कंबाइन करते हैं, इन दोनों इक्वेशन को कंबाइन करते हैं तो हमारे पास इक्वेशन निकल के आती है F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। और जब हम प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाते हैं तो एक कांस्टेंट लिया करते हैं जिसको k से डिनोट करेंगे, मतलब F इक्वल्स टू k Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक, दो स्टैटिक चार्जेस के बीच फोर्स का मैग्नीट्यूड होता है। कूलम ने जो लॉ दिया था, लॉ के हिसाब से दो चार्जेस, दो स्टैटिक चार्जेस के बीच जो फोर्स की वैल्यू निकल के आई उसका फॉर्मूला आया F इक्वल्स टू k Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ऐसा तो हमने पहले भी कभी सुना है, 11th क्लास में जब हमने ग्रेविटी पढ़ी थी उस केस में दो बॉडीज के बीच ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला चेक किया तो वहां पे भी कुछ ऐसे ही पढ़ते थे, F इक्वल्स टू G m1 m2 अपॉन R स्क्वायर। m1 m2 बॉडीज के मासेस हुआ करते थे, G ग्रेविटेशनल यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट हुआ करता था, R दोनों के बीच की डिस्टेंस। तो ये लॉ कुछ वैसा ही है, ये लॉ ग्रेविटी वाला लॉ जैसा ही कुछ है। तो यहाँ पे हम जो फोर्स निकालते हैं वो स्टैटिक चार्जेस के बीच फोर्स के मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जो फोर्स है वो Q1 Q2 पे भी लगा था और Q2 Q1 पे भी, उसका मैग्नीट्यूड हमेशा सेम होता है, डायरेक्शन जिसकी बात हम आगे करने वाले हैं। देखो ये जो फॉर्मूला निकल के आया ना, इसमें k जो है वो एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। ये क्या है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, इसकी वैल्यू फिक्स होती है। k की वैल्यू जो है वो कितनी होती है, इसकी वैल्यू जो है वो एक्सपेरिमेंट है, चार्जेस की वैल्यू कुछ भी हो, कितनी डिस्टेंस पे रखे हो, ये हमेशा कांस्टेंट होगा 9 × 10 टू द पावर 9, 9 × 10 टू द पावर 9 इसकी वैल्यू फिक्स होती है। और यूनिट हम यहां से सॉल्व कर सकते हैं। देखो k की अगर आपको यूनिट लिखनी है तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, न्यूटन मीटर स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन चार्ज की यूनिट कूलम, कल स्टडी करी थी हमने, कूलम इनटू कूलम, कूलम स्क्वायर। तो k का जो वैल्यू है वो निकल के आया 9 × 10 टू द पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। देखो एक चीज, और k का एक फार्मूला होता है जो हमें डिस्कस करना है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये का एक फार्मूला होता है k इक्वल्स टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट इज परमिटिविटी ऑफ द स्पेस। एप्सिलॉन नॉट क्या है, परमिटिविटी
परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। देखो इस चीज को हम समझते हैं। आपके दो स्टैटिक चार्ज फ्री स्पेस या एयर में रखे होते हैं, फ्री स्पेस या एयर में रखे होते हैं, तो k की वैल्यू यही होती है 9 × 10⁹ उस केस में ये कांस्टेंट, ये जो वैल्यू है ना एप्सिलॉन नॉट, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ये इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट है। स्टैटिक चार्ज वाले केस में ऐसा पढ़ेंगे, जब हमारा चार्ज कांस्टेंट स्पीड से मूव करेगा, जब हमारा चार्ज कांस्टेंट स्पीड से मूव करने लग जाएगा, तब हम इस कोएफिशिएंट को अलग तरीके से पढ़ेंगे, ठीक है। वहां हमारा मैग्नेटिक फोर्स होगा, उस चीज को हम आगे वाले चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तो यहां एप्सिलॉन नॉट ये समझे कोएफिशिएंट है जो स्टैटिक चार्जेस के केस में पढ़ा जाता है, इसको बोला जाता है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। इस एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू भी आपकी फिक्स होती है, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है, आप यहां पे पुट कर सकते हो फार्मूले में। ये जो फार्मूला लिखा है इसमें k की वैल्यू ये पुट करो, एप्सिलॉन नॉट को सॉल्व करो, तो ये वैल्यू निकल के आती है 8.85 10⁻12। और देखो एप्सिलॉन नॉट और k इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो यूनिट जो है वो इसकी इनवर्स हो जाएगी, मतलब इसकी जो यूनिट है वो कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर होगी। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.85 10⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये दोनों वैल्यूज आपको न्यूमेरिकल के हिसाब से याद रखनी है, न्यूमेरिकल से ये दोनों वैल्यूज काम आती है, इसलिए हमें याद रखनी है। देखो आपने लॉग सीख लिया, फार्मूला डेराइव कर लिया। अगर आपको इसका स्टेटमेंट लिखना हो कि कूलम्स लॉ का स्टेटमेंट क्या है, वो हमने अभी डिस्कस नहीं किया, तो आपको डायरेक्ट स्टेटमेंट लिखना है, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू स्टैटिक पॉइंट चार्ज, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू स्टैटिक पॉइंट चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू multiplication of charges and inversely proportional to distance, square of distance between them। का स्टेटमेंट क्या होगा कूलम्स लॉ का? अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू स्टैटिक पॉइंट चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मल्टीप्लिकेशन ऑफ चार्ज एंड स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। ये इसका स्टेटमेंट हुआ, वही हमने लॉ के हिसाब से लिखा है सर, ठीक है। तो बच्चों देखो ये वैल्यू हमारी फिक्स हो गई, ये वैल्यू आपको फिक्स हो गई, और ये याद रखनी है। अगर आपसे एप्सिलॉन नॉट की डायमेंशन पूछे या k की डायमेंशन पूछे तो आप लिख लोगे, क्योंकि आपके पास क्या है, यूनिट लिखी हुई है। अगर आपके पास यूनिट होती है तो आप उसकी डायमेंशन लिख सकते हो। जैसे आपसे पूछा जाए एप्सिलॉन नॉट की डायमेंशन, आपसे पूछी जाए तो एप्सिलॉन नॉट की डायमेंशन आप लिख दोगे। लास्ट क्लास में हमने चार्ज की डायमेंशन पढ़ी थी a1 t1 कूलम स्क्वायर, तो क्या लिखोगे a स्क्वायर t स्क्वायर अपॉन न्यूटन। फोर्स की डायमेंशन सबको पता है m1 l1 t - 2, m1 l1 t - 2 मीटर स्क्वायर मतलब है l2। और आप इसको सिंपलीफाई कर लो, एप्सिलॉन नॉट की डायमेंशन आ गई। इसको आप सिंपलीफाई करोगे तो क्या आ जाएगी, एप्सिलॉन नॉट की डायमेंशन। इसको सिंपलीफाई करो, m पर जाएगा m - 1 l1 l2 कितना हो गया l3 t - 2 t2 ऊपर ये जाके प्लस का हो जाएगा क्या t4 a2। ये एप्सिलॉन नॉट की डायमेंशन हो गई। अगर आपसे एग्जाम में एप्सिलॉन नॉट की डायमेंशन पूछे तो आप एप्सिलॉन नॉट की डायमेंशन लिख सकते हैं ऐसे, ठीक है। तो अभी तक हमने केवल लॉ पढ़ा, और अभी हमने ये जो फॉर्मूला लिखा है इसमें k की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आपने लिखी है, ये उस केस में है जब आपके दोनों चार्जेस जो हैं फ्री स्पेस में रखे हो। दोनों चार्जेस कहां रखे हो, फ्री स्पेस में, मतलब एयर में रखे हो। अगर मैं इन दोनों चार्जेस को मीडियम में रखूं, इसमें रखूं इन मीडियम, अगर अपन बात करें मीडियम की, कि जब चार्जेस मीडियम में रखे हो, मीडियम कुछ भी हो सकता है, जैसे मीडियम ग्लास हो गया, वाटर हो गया, कुछ भी मीडियम ले लो, ठीक है ना। कोई कंडक्टर है वहां पे रखे दो चार्जेस, चार्जेस नहीं भी हो सकते, हमें दिखते नहीं ये चार्ज। तो चार्जेस अगर कहीं भी रखे हो, इसे मीडियम में रखा हो, उस केस में ये फॉर्मूला क्या होगा। उस केस में अगर हम इस फॉर्मूले की बात करें तो ये जो फॉर्मूला है उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे m मींस मीडियम, fm इक्वल्स टू k की जगह लिखा जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन m, परमिटिविटी ऑफ मीडियम। एप्सिलॉन m क्या है, परमिटिविटी ऑफ मीडियम, q1 q2 अपॉन r²। बाकी चीजें वही, बाकी सब चीजें कॉमन, चार्जेस का मल्टीप्लिकेशन के प्रोपोर्शनल, बीच की डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, बाकी सब चीजें वही है। आपकी वैल्यू क्या चेंज हुई, एप्सिलॉन नॉट की जगह हमने क्या लिख दिया, एप्सिलॉन m।
परमिटिविटी ऑफ मीडियम, परमिटिविटी ऑफ मीडियम। देखो इसको मैंने इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसको सेकंड, इसको थर्ड दिया, ये वाली हम फोर्थ मान लेते हैं, ये वाली हमारी क्या होगी फोर्थ। और चाहो तो के की वैल्यू यहाँ पे पुट करके एक और इक्वेशन बना के इसको फिफ्थ दे दो, इसको फिफ्थ बोल दो। और फोर्थ वाली जो है वो मैं यहाँ लिख देता हूँ इक्वेशन f इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 अपॉन r स्क्वायर। इसको इक्वेशन नंबर 4, ये मेरी इक्वेशन नंबर 4। देखो चेंज क्या है दोनों, यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट लिखा है, यहाँ पे एप्सिलॉन n लिखा है। ये आपकी है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस और ये परमिटिविटी ऑफ मीडियम, ठीक है। अगर मैं इस इक्वेशन में इस इक्वेशन का डिवाइड करूं, मैंने क्या किया, डिवाइड इक्वेशन 4 बाय इक्वेशन 3, लेफ्ट हैंड साइड में लेफ्ट हैंड साइड का डिवाइड, f में fm का डिवाइड किया तो आपने लिखा f अपॉन fm। अब इस वैल्यू में इस वैल्यू का डिवाइड करोगे तो देखो ये वाली चीज कैंसिल आउट, 1/4 पाई भी कैंसिल आउट, 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट अपॉन 1 अपॉन एप्सिलॉन n, या एप्सिलॉन नॉट बचा, हाँ बिल्कुल ये वैल्यू ऊपर चली जाएगी, तो वैल्यू क्या आएगी आपके पास f अपॉन fm इक्वल्स टू एप्सिलॉन m अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इक्वेशन नंबर 6, इक्वेशन नंबर, ये फोर्स है जब चार्ज को कहां रखे हुए फ्री स्पेस में, ये वाला फोर्स का जब चार्ज किसी मीडियम में रखो, ये परमिटिविटी ऑफ मीडियम और ये परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ये परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ध्यान से देखो, उसके बाद एक छोटा सा टॉपिक मैं लिखने जा रहा हूं, उसको समझने की कोशिश करो। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, जिसको हम रिप्रेजेंट करेंगे एप्सिलॉन r से, जिसको हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं, एप्सिलॉन r से। और इसका जो फॉर्मूला है, इसकी जो डेफिनेशन है वो यही है, या एप्सिलॉन r इक्वल्स टू fm अपॉन f, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। देखो द रेशियो ऑफ परमिटिविटी ऑफ मीडियम टू परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस इज कॉल्ड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। The ratio of permittivity of medium to permittivity of free space is called dielectric constant। एक definition तो यहाँ से आ गई, दूसरी definition यहाँ से, the ratio of force between two static charge in medium to force between free space is called dielectric constant epsilon r। It is unitless quantity, क्योंकि cancel out हो जाएगी, रेशियो है ना, दो फोर्सेस का या दो परमिटिविटीज का रेशियो है, इसलिए एप्सिलॉन r की यूनिट क्या होगी, यूनिटलेस। एप्सिलॉन r इज यूनिटलेस, ये क्या है आपके पास, यूनिटलेस क्वांटिटी, ये यूनिटलेस क्वांटिटी है। इसलिए देखो आपने जो इक्वेशन लिखी थी इक्वेशन नंबर 6, तो f में भी आपका एप्सिलॉन r है और एप्सिलॉन नॉट भी क्या है, वो भी आपका एप्सिलॉन r है। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की हम दो डेफिनेशन, चाहे तो हम इसके हिसाब से दे सकते हैं, चाहे तो हम इसके हिसाब से लिख सकते हैं। तो अब ध्यान से देखो, एप्सिलॉन r की जो वैल्यू है, एप्सिलॉन r की जो वैल्यू है फॉर फ्री स्पेस और एयर और फ्री स्पेस, एयर और फ्री स्पेस, एप्सिलॉन r की वैल्यू 1 होती है। एयर के लिए या फ्री स्पेस के लिए एप्सिलॉन r की वैल्यू 1 होती है। अदरवाइज एप्सिलॉन r की जो वैल्यू है वो लेस देन 1 टू इंफिनिटी, एप्सिलॉन r की वैल्यू 1 से इंफिनिटी के बीच होती है, एप्सिलॉन r की वैल्यू 1 से इंफिनिटी के बीच होती है। 1 किसके लिए होती है, फ्री स्पेस के लिए, और इनफाइनाइट होती है किसी भी कंडक्टिंग मटेरियल के लिए। बाकी जितने भी मीडियम है उनके लिए वैल्यू 1 से बड़ी होगी और इनफाइनाइट से छोटी होगी, 1 से बड़ी होगी और इनफाइनाइट से छोटी होगी। अब आपसे मैं क्वेश्चन पूछूं, जल्दी मैंने दो फॉर्मूले लिखे फोर्स के, ये वाला फ्री स्पेस के लिए लिखा और ये वाला किसी मीडियम के लिए लिखा। ये वाला मैंने फ्री स्पेस के लिए लिखा और दूसरा वाला जो है मैंने किसी मीडियम के लिए लिखा। ये वाला फ्री स्पेस के केस में और ये वाला मीडियम के केस में। अब ध्यान से देखो, अगर मैं इस इक्वेशन को क्रॉस मल्टीप्लाई करूं यहां से, तो एप्सिलॉन m की वैल्यू क्या निकल के आएगी, एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन r। एप्सिलॉन m की जगह क्या लिख देगा, एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन r। इसको हम लिख के देखते हैं, इसको मैं यहां लिख देता हूं कि भाई एप्सिलॉन m की जगह एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन r।
Fm का फॉर्मूला क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन r q1 q2 अपॉन r स्क्वायर। और F की वैल्यू तो यही रही, फ्री स्पेस के लिए एप्सिलॉन r की वैल्यू 1 होती है, तो एप्सिलॉन m इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट, तो यही वैल्यू है इक्वेशन नंबर 4। और अगर मैं मीडियम की बात करूंगा तो मैं उसको लिख सकता हूं एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन r, वेयर एप्सिलॉन r इज डायरेक्ट कांस्टेंट ऑफ एनी मीडियम। जो भी मीडियम आपने लिया उसका डायरेक्ट कांस्टेंट एप्सिलॉन r है, जो वैल्यू फिक्स होगी। जैसे आप बात करो, अगर अपने a की बात करें तो वैल्यू 1, किसी और मीडियम की बात करें ग्लास 1 से बड़ी होगी, कंडक्टर है कोई भी, तो उसके लिए इनफाइनाइट होगी। आप ध्यान से देखो, इसकी वैल्यू किसी भी मीडियम के लिए 1 से बड़ी होगी, ये वैल्यू 1 से बड़ी है। अब मैं आपसे पूछूं कि ये वैल्यू बड़ी है कि ये वाली वैल्यू बड़ी है, ये जो आपने फॉर्मूला लिखा है इन दोनों में से बड़ी वैल्यू कौन सी है? मीडियम के लिए एप्सिलॉन r की वैल्यू 1 से बड़ी, फ्री स्पेस के लिए 1, तो आपने फॉर्मूला ही लिखा। तो अगर मैं इसमें 1 से वैल्यू बड़ी वैल्यू का डिवाइड करूंगा तो ये वैल्यू छोटी है। इसका मतलब क्या हुआ, एक स्टेटमेंट निकल के आया, स्टेटमेंट अपने पास ये आया कि दो स्टैटिक चार्ज अगर किसी मीडियम में रखे हैं और उसके बाद अगर हम उनको फ्री स्पेस में रखें, कहां रखें? फ्री स्पेस, एयर में रखें, तो दोनों के बीच उतनी डिस्टेंस पे रखना है, दोनों चार्जेस का मैग्नीट्यूड भी वही रहना चाहिए, डिस्टेंस भी उतनी रहनी चाहिए। तो फोर्स किस में ज्यादा लगेगा? दोनों चार्जेस के बीच फोर्स किस में ज्यादा लगेगा? फ्री स्पेस में ज्यादा लगेगा कि किसी मीडियम में ज्यादा लगेगा? तो आंसर निकल के आएगा आंसर फ्री स्पेस में ज्यादा लगेगा, क्योंकि मीडियम में डायरेक्ट कांस्टेंट, उस मीडियम का जो डायरेक्ट कांस्टेंट है वो भी आ जाता है, उसका डिवाइड करना पड़ता है, जो वैल्यू 1 से बड़ी होती है। और अगर किसी वैल्यू में 1 से बड़ी वैल्यू का डिवाइड करें तो आंसर छोटा आता है। तो इसका मतलब हमारे पास एक स्टेटमेंट, एक कांसेप्ट निकल के आया कि दो स्टैटिक चार्ज जिनका मैग्नीट्यूड q1 q2 कुछ भी है, अगर इक्वल डिस्टेंस r पे एक बार हम उसको फ्री स्पेस में रखें, दूसरी केस में उसको हम किसी मीडियम में रखें, तो फ्री स्पेस में फोर्स ज्यादा लगेगा। इसका मतलब कंडीशन हुई F इज ग्रेटर देन Fm, F इज ग्रेटर देन Fm। इसका मतलब ये वैल्यू हमेशा फ्री स्पेस में जो स्टैटिक चार्जेस के बीच जो फोर्स होगा वो मीडियम वाले केस से हमेशा ज्यादा लगेगा। ठीक है, तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो अभी तक हमने कूलम्ब्स लॉ पढ़ा, उसके बाद बीच में हमने थोड़ा सा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की बात कर ली। अब हम पढ़ेंगे वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ, कूलम्ब्स लॉ की वेक्टर फॉर्म, कूलम्ब्स लॉ की वेक्टर फॉर्म की। पहले कोई फोर्स है, फोर्स वेक्टर क्वांटिटी होती है, फोर्स क्या है? वेक्टर क्वांटिटी होती है, इसलिए हमें इसको वेक्टर फॉर्म में भी डिफाइन करना होगा। और वेक्टर फॉर्म आप समझते हो जिसमें मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों चीज देखी जाती है। वेक्टर फॉर्म के अंदर हमें दोनों चीज देखनी है, वेक्टर फॉर्म और कूलम्ब्स लॉ। वेक्टर फॉर्म और कूलम्ब्स लॉ बहुत आसान है, आपने 11वीं क्लास में ग्रेविटेशनल फोर्स पढ़ा था, उस केस में भी आपने ग्रेविटेशनल फोर्स की वेक्टर फॉर्म देखी। फर्क इतना है कि दो स्टैटिक चार्जेस के बीच जो फोर्स है वो अट्रैक्शन रिपल्सन दोनों हो सकता है, और ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा अट्रैक्शन फोर्स ही होता है। ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा केवल अट्रैक्शन फोर्स होता है, बट कूलम्ब्स फोर्स भी बोलेंगे, इसको या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलेंगे या इलेक्ट्रिक फोर्स। ठीक है, तो दो स्टैटिक चार्ज के बीच जो फोर्स लगता है वो अट्रैक्शन वाला भी हो सकता है और रिपल्शन वाला भी हो सकता है, जिसको हमने डिस्कस कर लिया। अगर दोनों की पोलैरिटी सेम है तो रिपल्सिव, और पोलैरिटी ऑपोजिट है तो अट्रैक्शन फोर्स लगेगा। अब देखो वेक्टर फॉर्म को हम समझते हैं, इसके लिए हमने एक xy प्लेन में बात कर ली कि दो चार्जेस किसी xy प्लेन में रखते हैं, दो चार्जेस किसी xy प्लेन के अंदर रखे हुए। मैंने एक चार्ज रखा q1, पॉइंट चार्ज q1 स्टैटिक यहां पे रखा हुआ था, जिसकी पोजीशन देखो आपने मैथ्स में भी डिस्कस कर लिया, पोजीशन वेक्टर ये r1 पे रखा और हमने 11वीं क्लास में भी डिस्कस किया था। ऑरिजिन से जिस पोजीशन पे, ऑरिजिन से कितने डिस्टेंस पे रखा है उसकी पोजीशन को डिनोट करता है। तो r1 पोजीशन पे चार्ज q1 रखा हुआ है, स्टैटिक है, यहां पे रखा हुआ है। ठीक है, दूसरा चार्ज जो है वो r2 पोजीशन पे रखा हुआ है, दूसरा जो चार्ज है q2, ये भी आपका स्टैटिक चार्ज, पॉइंट चार्ज है, स्टैटिक यहां रखा हुआ है r2 पोजीशन पे, इसका मैग्नीट्यूड कितना है q2 यहां रखा हुआ है। ठीक है, पोजीशन वेक्टर में कोई समस्या नहीं है। r1 r2 दो अलग अलग पोजीशन पे दो चार्ज रखे हुए थे q1 एंड q2। अब मुझे इन दोनों के बीच फोर्स कैलकुलेट करना है कि q1 q2 पे कितना फोर्स लगा और q2 q1 पे कितना फोर्स लगा। तो अब मुझे दोनों के बीच का डिस्प्लेसमेंट वेक्टर पता होना चाहिए, दोनों के बीच का क्या पता होना चाहिए? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, इसको हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ये जो बीच की डिस्टेंस है इसको बोला जाएगा डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि देखो आपकी पोजीशन चेंज होगी, पोजीशन चेंज होगी तो ये डिस्टेंस भी चेंज होगी, इसका मतलब डायरेक्शन मैटर करती है।
प्लस 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 में कौन सा फोर्स लगेगा, रिपल्सिव फोर्स, और प्लस प्लस में कौन सा फोर्स लगता है, रिपल्सिव। ये हमने सीख लिया कि जैसे अभी Q2 पे फोर्स निकालना है तो Q2 पे Q1 रिपल्सिव मतलब किधर लगाएगा इसको, दूर इस तरह। Q1 Q2 पे जो फोर्स लगाएगा वो नीचे की तरफ, ठीक है ना। तो ये जो लॉ पढ़ा था हमने उसमें एक कांसेप्ट और था कि दो चार्जेस के बीच जो फोर्स लगता है उसकी जो फोर्स की डायरेक्शन है वो दोनों चार्जेस को मिलाने वाली लाइन के अप्रोक्स ही होगी। ऐसा नहीं कि Q1 Q2 पे इधर फोर्स लगा देगा इधर लगा देगा, ऐसा संभव नहीं। दोनों चार्जेस को मिलाने वाली जो लाइन है या लाइन जॉइनिंग बिटवीन दैट उस डायरेक्शन में ही लगता है। तो Q2 पर Q1 जो फोर्स लगाएगा वो ऐसे लगेगा। अगर फोर्स Q2 पर Q1 की वजह से इधर लग रहा है तो डिस्प्लेसमेंट भी उसी डायरेक्शन में होगा, जिधर फोर्स लग रहा होगा डिस्प्लेसमेंट होता है। अब मैं इस डिस्प्लेसमेंट को r12 वेक्टर से डिनोट कर लूं, 1 पर 2 की या 2 पर, सॉरी इसको 2 1 लिख देते हैं, 2 पर 1 की वजह से, 2 पर 1 की वजह से इस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट। हम r21 की वैल्यू भी पता कर सकते हैं। ट्रायंगल में ये वाला वेक्टर और ये वाला वेक्टर सेम डायरेक्शन में, ये अपोजिट डायरेक्शन में, तो ट्रायंगल और क्या कहता है, r1 वेक्टर प्लस r21 वेक्टर इक्वल्स टू r2 वेक्टर। अगर आपको ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर चाहिए r21 उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, r21 इसको r1 को उस तरफ ले आओ, r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर। अब हम फोर्स की बात करते हैं। 2 पर 1 की वजह से फोर्स को डिनोट करेंगे F21, फोर्स ऑन चार्ज 2 ड्यू टू चार्ज 1, F21। डायरेक्शन मुझे पता चली, मैग्नीट्यूड में पहले सॉल्व कर चुका, तो मुझे देखो पता है F21 का मैग्नीट्यूड, यहां मैं डायरेक्शन वेक्टर फॉर्म में लिखूं तो F21 k की जगह 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिख सकते हैं। आगे दोनों चार्जेस फ्री स्पेस में रखें, चार्जेस का मैग्नीट्यूड का मल्टीप्लिकेशन Q1 Q2 अपॉन बीच की जो डिस्टेंस है या बीच का जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, R21 वेक्टर के मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर। डायरेक्शन किधर है, जिधर R21 की डायरेक्शन है तो क्या मैं इसको यूनिट वेक्टर की फॉर्म में लिख दूं, R21 कैप, R21 कैप ये यूनिट वेक्टर क्या रिप्रेजेंट करता है हमेशा, डायरेक्शन। ये क्या बताएगा हमें, डायरेक्शन। हम चाहे तो इसको फॉर्मूले की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो F21 का आपका जो फॉर्मूला है वो ये भी निकल के आ सकता है, F21 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R21 वेक्टर के मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर इनटू इसका फॉर्मूला हुआ R21 वेक्टर अपॉन उसका मैग्नीट्यूड, ये मल्टीप्लाई ये क्या हो जाएगा Q, देन F21 वेक्टर क्या निकल गया आपके पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R21 वेक्टर के मैग्नीट्यूड का होल क्यूब इनटू R21 वेक्टर। ये आपकी वेक्टर फॉर्म हुई। ये हमने एक फोर्स लिखा है, इक्वेशन नंबर में इसको 1 डाल देता हूं, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। F21 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 मतलब चार्ज Q2 पर Q1 की वजह से जो फोर्स लगेगा वो कितना होगा। डायरेक्शन मैटर, डायरेक्शन बिल्कुल समझ में आ गई, डायरेक्शन के साथ हम लिखेंगे। इसी तरह से अगर मैं लिखूं फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, भाई Q1 पे भी तो Q2 फोर्स लगाएगा, ऐसा थोड़ी है कि भाई Q2 पे ही Q1 लगाएगा Q1 पे नहीं लगाएगा। जितने भी चार्जेस होंगे आसपास में सब आपस में एक दूसरे पे फोर्स लगेंगे। जैसे आपने ग्रेविटेशनल फोर्स पढ़ा था 11th क्लास में, वैसा ही कुछ है। इसमें भी ऐसे होता था कि बहुत सारी बॉडीज आसपास लगती है तो सब बॉडीज आपस में एक दूसरे फोर्स लगाते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स जो है दिखता नहीं, ये भी हमें फोर्स दिखता नहीं, ये भी नहीं दिखने वाला फोर्स है, ठीक है। तो अगर मैं इसी तरह से 1/2 की वजह से फोर्स रखूं तो मैं डायरेक्टली इसे फोर्स फॉर्मूला को सब कांसेप्ट 1/2 की वजह से डायरेक्शन किधर हो, इस डायरेक्शन में लगेगी फोर्स। इसको क्या लिखेंगे अपन, F12 वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट किधर होगा, ऊपर की तरफ 2 से 1 की तरफ, उसको क्या लिखूं, R12 वेक्टर, ठीक है। R12 वेक्टर का फॉर्मूला क्या होगा, डायरेक्ट लिखो, वेक्टर पढ़ा होगा अच्छे से, क्या लिखा जाएगा, R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर, R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर से उल्टा हो गया ना, डायरेक्शन चेंज है, मैग्नीट्यूड उतना ही होगा। तो F12 कितना लिखूं, F12 इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R12 वेक्टर के मैग्नीट्यूड का होल क्यूब, R12 वेक्टर इक्वेशन नंबर 2। क्या फर्क है दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, दोनों का
एक माइनस का फर्क, इसमें से माइनस कॉमन ले लो, यही चीज आएगी। इसका मीनिंग क्या हुआ, F12 वेक्टर, अगर इन दोनों इक्वेशन से ध्यान से देखूं तो F12 वेक्टर इक्वल्स टू माइनस F21 वेक्टर, F12 वेक्टर इक्वल्स टू माइनस F21 वेक्टर। इसका मीनिंग क्या हुआ कि दो स्टैटिक चार्जेस के बीच जो फोर्स लगता है उसका मैग्नीट्यूड सेम, डायरेक्शन ऑपोजिट। माइनस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, फोर्स की डायरेक्शन ऑपोजिट होती है। 2 पर 1 की वजह से फोर्स इधर था, 1 पर 2 की वजह से फोर्स उधर था, तो केवल बीच की दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होता है, डायरेक्शन हमेशा। ऐसा तो हमने 11th क्लास में भी सीखा था, न्यूटन थर्ड लॉ, एक्शन रिएक्शन के न्यूटन थर्ड लॉ ऐसे ही कुछ था। उसमें और इसमें क्या फर्क है, उसमें और इसमें ये फर्क है, देखो है तो थर्ड लॉ जैसे ही, फॉर्मूला हमारा वही निकल गया है, F2 F1 ऐसे ही कुछ वहां पढ़ा था हमने। बस फर्क क्या है, फर्क ये है कि F12 देखो यहाँ कूलम्ब्स लॉ में, यहाँ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में जो फोर्स की डायरेक्शन है वो दोनों चार्जेस को मिलाने वाली जो लाइन है उसके अक्रॉस ही होती है। न्यूटन थर्ड लॉ से बोलता है कि दो बॉडीज हैं M1 M2, मान लो M2 की वजह से M1 पर फोर्स इधर है और M2 पर M1 की वजह से फोर्स है, डायरेक्शन ऑपोजिट है, मैग्नीट्यूड सेम है। ये वाली चीज न्यूटन थर्ड लॉ के लिए सही है, बट इस वाले केस में नहीं गलत। इस वाले केस में जो फोर्स लगता है चार्जेस के बीच वो दोनों पॉइंट चार्जेस को मिलाने वाली जो लाइन है उसके अक्रॉस ही होता है। लाइन जॉइनिंग बिटवीन देम, फोर्स एक्टिंग बिटवीन लाइन जॉइनिंग बिटवीन देम, दोनों चार्जेस को मिलाने वाली लाइन के अक्रॉस ही लगता है, ठीक है ना। ये चीज हमें ध्यान रखनी है तो वैसे ही कुछ। तो अब हम कूलम्ब्स लॉ से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो निकल के आए वो ये है। एक कंडीशन तो ये ध्यान में रखनी है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो स्टैटिक चार्जेस, दो पॉइंट चार्जेस के बीच लगती है, उस केस में हम उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलेंगे। अगर हमारा चार्ज लोइंग कंडीशन में है तो हम मैग्नेटिक फोर्स की बात करने लग जाएंगे, फिर वो हमारा कांसेप्ट गलत हो जाता है, वहां इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नहीं होती। तो फर्स्ट पॉइंट तो ये निकल गया कि दो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो दो स्टैटिक पॉइंट चार्जेस के बीच ही लगता है। दूसरा, इन चार्जेस के बीच की जो डिस्टेंस है वो 10⁻⁻15 मीटर मैक्सिमम जो है ना इतनी हो सकती है, मतलब कितनी छोटी वैल्यू, ये फर्मी के इक्वल है 10⁻⁻15 मीटर से अगर छोटी डिस्टेंस है, दो चार्ज जो है इतनी छोटी डिस्टेंस, इससे भी छोटी डिस्टेंस पे रखें तो वहां कूलम्ब्स लॉ फेल हो जाता है, वहां पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नहीं, फिर हम न्यूक्लियर फोर्स की बात करने लग जाते हैं। तो एक कंडीशन ये हुई कि भाई दो स्टैटिक चार्ज अगर इतनी डिस्टेंस पे भी रखे हैं तब भी हम बोल सकते हैं उनके बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है, बट अगर इससे छोटी डिस्टेंस हुई तो वहां पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नहीं लगता, वहां पे फिर हमारे न्यूक्लियर फोर्स लगने लग जाते हैं। दूसरा पॉइंट, और उसके बाद हम देखें तो तीसरा पॉइंट ये निकल गया कि दो चार्जेस के बीच जो फोर्स है उसका मैग्नीट्यूड सेम होता है, डायरेक्शन हमेशा ऑपोजिट होती है। क्लियर है? तो ये हमारा कूलम्ब्स लॉ का वेक्टर फॉर्म हमने डिस्कस कर लिया। अब उसके बाद हम एक चीज छोटी सी और डिस्कस करते हैं बीच में कि अगर ये तो हमने दो ही चार्ज की बात की, दो चार्ज से ज्यादा चार्ज अगर रखे हो नहीं, दो स्टैटिक चार्ज से ज्यादा स्टैटिक मतलब ज्यादा चार्ज नहीं रखे हो, उस केस में क्या होता है? उस केस में देखो, मान लो मैंने एक्सवाई प्लेन के अंदर ही बात की, Q1 चार्ज रखा था, Q2 रखा था, Q3 है, कोई ट्रायंगल है इस तरह से, ठीक है ना, इस तरह से कोई भी ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ले लो A Q1 Q2 Q1 पर Q2 की वजह से फोर्स लगेगा, Q3 की वजह से भी फोर्स लगेगा। या दोनों देखो जनरल लैंग्वेज में कौन समझते हैं कि दो चार्ज Q1 और Q2, पहले मेरे पास दो ही थे, ये आएगा इसको बाद में देखते हैं। दो चार्ज मेरे पास Q1 और Q2 कुछ डिस्टेंस पे रखते हैं, दोनों प्लस प्लस है, दोनों माइनस माइनस है, तो इनमें क्या है? दुश्मनी। क्या है? दुश्मनी, मतलब रिपल्शन। Q1 पर Q2 इधर, Q2 पर Q1 एक दूसरे को रिपेल करेंगे, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा, दोनों का मैग्नीट्यूड भी सेम होगा। अगर इन दोनों की लाइन में कोई तीसरा चार्ज यहां है, मान लो सपोज तीसरा चार्ज Q3 है, तो Q3 के आने से Q1 और Q2 के बीच जो दुश्मनी और प्यार वाली बात थी, जो दुश्मनी और प्यार था उसमें कोई कमी नहीं होगी, जो पहले था उतना ही रहेगा, मतलब जो फोर्स लग रहा था पहले उतना ही रहेगा। इसके आने से इन दोनों के जीवन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला। Q1 Q2 के बीच जो फोर्स लग रहा था या इनके बीच जो दुश्मनी और प्यार चल रहा था वो चलेगा, Q3 के आने से इनके पर जीवन पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। Q1 पर Q2 उतना ही फोर्स
ये वाली लाइन है, इसको मैं लिखूंगा F13। कोई वैल्यू बड़ी? बिल्कुल बड़ी। पहले केवल एक फोर्स का, दूसरा फोर्स आगे क्या होगा, रिजल्टेंट क्या निकालना सीखेंगे आगे वाली क्लास में। तो ये क्या सिखाया आपको कि दो चार्ज में, पहले दो चार्जेस के बीच फोर्स देखा, तीसरा अगर चार्ज आ जाता है, तीसरा चार्ज भी वहां होता है, तो पहले वाला जो दो फोर्स लग रहे थे, दोनों चार्जेस के बीच जो फोर्स लग रहे थे, उनके मैग्नीट्यूड पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। लाइक इसकी तीसरे चार्जेस की वजह से फोर्स की वैल्यू और इंक्रीज हो सकती है। तो ये वाला जो टॉपिक है वो ये बता रहा है कि अगर बहुत सारे चार्जेस कहीं रखे हों और किसी एक चार्ज पे नेट फोर्स निकालना है, तो उस फोर्स को जो मैग्नीट्यूड या उस फोर्स की जो वैल्यू है वो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल से हम सॉल्व करते हैं। कौन सा मेथड होता है? सुपरपोजिशन। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या कहता है? सुपरपोजिशन प्रिंसिपल भाई देखो, अगर मैं केवल एक वजह से देखता तो F12 निकाल सकता, मैं इसकी वजह से देखने वाली है F12। अगर मैं नेट फोर्स की बात करूं यहां पे, तो नेट फोर्स कितना होगा? F net equals to F13 plus F12, F13 plus F12 वेक्टर सम, बिकॉज़ फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। फोर्स कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। तो हमें कौन सा सम करना होगा? वेक्टर। अगर ये स्केलर होता तो डायरेक्ट ऐड करते, पर वेक्टर सम है इसलिए हमें इसका वेक्टर ही करना है। फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है इसलिए हमें इसका वेक्टर सम ही करना है। ठीक है, तो अगली क्लास में हम इसके कुछ क्वेश्चंस, प्रिंसिपल और सुपर क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया। इसके फॉर्मूले लिखने की जरूरत नहीं, बहुत आसान सा टॉपिक है। आप फोर्स की वैल्यू रखो, उनका वेक्टर सम करो, डायरेक्शन के साथ ऐड कर दो। फिर हम यहां पे देखो जो 11th क्लास में पैरेललोग्राम वगैरह पढ़ते थे कि कैसे दो वेक्टर एडिशन कैसे करते हैं, तो वेक्टर एडिशन हम सीख लिए। अगली क्लास में हम क्वेश्चंस करेंगे, इसके क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। अभी हम सुपर क्वेश्चन प्रिंसिपल तक डिस्कस करते हैं और अगली क्लास में हम इसके न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे। तो आज के लेक्चर में हमने जो पढ़ा उसमें